नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विकास एवं अभिवृद्धि इन दोनों में क्या अंतर है यह समझा था। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। विकास एवं अभिवृद्धि, यहाँ पर दोस्तों विकास और अभिवृद्धि की परिभाषाएं दी गई हैं। विकास क्या होता है और अभिवृद्धि क्या होती है। सबसे पहले विकास की परिभाषा दी गई है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है तथा जब यह बढ़कर या विकसित होकर मजबूत हो जाती हैं तो यह विकास कहलाता है। दोस्तों, आप यह समझिए कि विकास उसे कहा जाता है जो हमारे शरीर में चारों ओर से जो विकास होता है वही विकास की परिभाषा है। और अभिवृद्धि की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। शरीर और उनके अंगों के भार और आकार में वृद्धि ही अभिवृद्धि है। दोस्तों, वृद्धि हमेशा शारीरिक होती है, जैसे शरीर में भार का बढ़ना, आकार का बढ़ना, वजन का बढ़ना, इस तरह से जो होता है यह वृद्धि कहलाती है। लेकिन दोस्तों, विकास शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। तो विकास चहुमुखी होता है, लेकिन जो अभिवृद्धि होती है वह सिर्फ शारीरिक होती है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अब यहाँ पर कुछ विकास के सिद्धांत दर्शाए गए हैं। देखते हैं कौन कौन से विकास के सिद्धांत होते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत सबसे पहले दिया है। विकास की दिशा का सिद्धांत अर्थात विकास किस दिशा में होता है। तो पहला लक्षण है बालक का विकास सिर से पैर की ओर अर्थात मस्तकाधोन्मुखी अथवा सिरहपदाभिमुख अथवा सिफेलोकोडल होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बालक का जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है। अर्थात पहले सिर, बच्चा जो है पहले सिर को हिलाता है, फिर उस सिर को उठाता है, उसके बाद वह बैठना सीखता है। तो विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। हमारे एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। नंबर 2 है बालक का विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। दोस्तों, अथवा आप कह सकते हैं समीप दूराभिमुख या फिर प्रोक्सिमो डिस्टल, इस तरह से बालक का विकास होता है। अर्थात केंद्र से परिधि यानी केंद्र से चारों ओर विकास होता है। इसका तात्पर्य है बालक की पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथों का तथा हाथों की उंगलियों का विकास होता है। अर्थात विकास केंद्र से लेकर के यानी रीढ़ की हड्डी से और सिरों की ओर होता है। सिरों यानी परिधि की ओर यानी चारों ओर फिर होता है। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विकास की दिशा के सिद्धांत के अनुसार विकास किन किन दिशाओं में होता है। तो आपको दोस्तों पहला उत्तर होगा सिरहपदाभिमुख अथवा सिर से पैर की ओर, और दूसरा आपका उत्तर होगा केंद्र से परिधि की ओर अथवा केंद्र से चारों ओर। और आपसे यह भी दे देता है सिरहपदाभिमुख अथवा समीप दूराभिमुख, यह भी दे देता है। तो विकास की दिशा का यह सिद्धांत था। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा सिद्धांत है विकास का वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती। अर्थात शैशवावस्था की शुरुआत में बालक की गति तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है, पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज हो जाती है, कुछ समय पश्चात यह पुनः धीमी हो जाती है। इसी प्रकार विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दोस्तों, जो विकास अथवा वृद्धि होती है उसकी जो गति है वह क्या है, एक जैसी नहीं होती। जैसे बालक का जन्म होता है तो जब बालक शिशु होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसकी गति जो होती है विकास की वह बहुत तीव्र होती है। उसके बाद जब वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो बाल्यावस्था में उसकी गति मंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों,
जब पुनः वो किशोरावस्था के प्रारंभ में आता है, उसकी गति पुनः तीव्र हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि विकास तीव्र गति से भी होता है और मंद गति से भी। बस इसी सिद्धांत का यही तात्पर्य है कि वृद्धि व विकास की गति जो होती है वह एक जैसी नहीं रहती। आइए दोस्तों, विकास के तीसरे सिद्धांत की ओर चलते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत। क्या है विकास का क्रम? आइए, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, अर्थात विकास हमेशा क्रमबद्ध होता है, क्रम से होता है। जैसे किसी बालक का यदि भाषा के विकास में यदि देखें तो सबसे पहले वह सुनता है, सुनने के बाद वह बोलता है, फिर वह पढ़ता है और फिर वह लिखता है। यह एक भाषा विकास का क्रम है। तो दोस्तों, इसको हम कहते हैं LSRW। LSRW का क्रम आपसे एग्जाम से पूछा जाता है कि बच्चे का भाषा का विकास किस तरह से होता है। तो आपको L यानी लिसनिंग, S यानी स्पीकिंग, R यानी रीडिंग और W यानी राइटिंग। आप इसको सुबोपली इस तरह से भी याद रख सकते हैं। सु यानी सुनना, बो यानी बोलना, प यानी पढ़ना और ली यानी लिखना। इस क्रम में भाषा का विकास होता है। तो इस सिद्धांत का यही तात्पर्य है कि विकास हमेशा क्रम से होता है। आप दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब वह शैशवावस्था में होता है, अथवा कह सकते हैं उससे भी पहले लें तो सबसे पहले बालक गर्भावस्था में, उसके पश्चात शैशवावस्था में, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। इस क्रम से विकास होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि विकास किस प्रकार होता है तो आप उत्तर लगाएंगे विकास क्रमानुसार होता है अथवा क्रमबद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह विकास का तीसरा सिद्धांत था। आइए विकास के अगले सिद्धांत पर चलते हैं। विकास का अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों, पहले समझ लीजिए परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों, परस्पर संबंध का मतलब ये है, जब भी विकास होगा तो आपस में किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास यदि रुक जाता है तो उसको सामाजिक विकास में भी कठिनाई होती है, संवेगात्मक विकास में भी कठिनाई होती है, मानसिक विकास में भी कठिनाई होती है। किसी व्यक्ति का यदि मानसिक विकास रुक जाता है तो उसको संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास इत्यादि विकासों में कठिनाइयाँ होने लगती हैं। बस इस सिद्धांत का यही तात्पर्य है कि परस्पर संबंध, विकास का सिद्धांत जो है, विकास जो है, पर जो भी विकास होगा उसका आपस में एक दूसरे से संबंध होता है। बस आइए पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी पक्ष शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे एक कहावत भी है कि जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। तो एक शरीर के स्वस्थ रहने से वह मानसिक भी स्वस्थ होता है और सामाजिक भी स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, देख लिया आपने किस तरह से विकास परस्पर संबद्ध है। आइए दोस्तों, विकास के पांचवें सिद्धांत पर चलते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत समझ लेते हैं। क्या होता है निरंतर विकास का सिद्धांत? दोस्तों, विकास निरंतर होता रहता है, न कि रुक रुक कर। देखिए दोस्तों, आइए पढ़ते हैं पहले। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, यानी कि तुरंत व्यक्ति पैदा होते ही, जन्म लेते ही अचानक बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे वह विकास के क्रम में चलता है। और बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो दोस्तों, जो विकास है निरंतर चलता है और धीरे धीरे चलता है, न कि अचानक हो जाता है। तो यह था विकास का निरंतर सिद्धांत। तो निरंतर विकास चलता रहता है। आइए आगे चलते हैं।
विकास का एकीकरण सिद्धांत क्या है? दोस्तों, इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है, सबसे पहले बालक हाथ चलाएगा, हाथ के बाद उंगलियों का प्रयोग करना बालक सीखता है। तो एक सामंजस्य स्थापित करना ही एकीकरण है। जैसे पहले हाथ को बालक चलाना सीखता है और फिर हाथों की उंगलियों को। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हाथ और उंगलियों में बालक ने एकीकरण यानी सामंजस्य स्थापित कर लिया। आइए ये उदाहरण है जैसे दिया है, बालक पहले हाथों को, फिर उंगलियों को तथा बाद में हाथ की उंगलियों दोनों को एक साथ हिलाता है। हाथ अथवा उंगलियों दोनों को एक साथ हिलाता है। तो ये था दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार अथवा चक्राकार होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। यह बालक विकास का क्या है, किस प्रकार से विकास होता है आपसे पूछा जाता है तो आप टिक कर आपके में दिया होता है कि विकास लंबवत होगा। आपको यह नहीं लगाना, आपको लगाना है विकास वर्तुलाकार होता है अथवा चक्राकार होता है। आगे दिया है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी बालक का विकास केवल वंशानुक्रम से नहीं हो सकता और न ही केवल वातावरण में रहने से हो सकता। देखिए, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई बालक हो, उसको वंशानुक्रम से सब कुछ अच्छा मिला हो, लेकिन वह समाज में ना रहे और वातावरण में ना रहे और केवल घर में ही रहे, तो उसका विकास संपूर्ण नहीं हो सकता। इसी प्रकार कोई भी बालक वातावरण में तो अच्छा हो, लेकिन वंशानुक्रम से उसको जो शारीरिक अंग हैं वह अच्छे ना मिले हो, बौद्धिक क्षमता अच्छी ना हो, तो वह भी वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की ही भूमिका होती है विकास में। आइए दोस्तों, यहाँ एक उदाहरण है। परिवार में छोटा बच्चा अपने से बड़ों को देखकर, सुनकर व अनुकरण अथवा नकल करते हुए सीखता है। तो देखिए, परिवार यानी वंशानुक्रम हो गया और सीखना यानी वातावरण हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अथवा अनुकरण जो वो भी वातावरण ही हो गया। तो इस तरह से वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण ही विकास संभव होता है, न कि एक के कारण। यह भी प्रश्न दोस्तों सीटेट में आ चुका है कि विकास होता है, ऑप्शन दिया रहता है, बहुत 4 ऑप्शनों में से आपको टिक करना है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। आइए दोस्तों, नवे विकास के 9वें सिद्धांत पर चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यह क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता? दोस्तों, एक ही आयु के 2 बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में विभिन्नता होती है। दोस्तों, विभिन्नता का तात्पर्य ये है, यदि 2 जुड़वा भाई एक साथ भी ट्विंस हों और एक साथ उन्होंने जन्म लिया हो, तब भी उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास एक सा नहीं हो सकता। बस यही तात्पर्य है कि विकास क्या होता है, विभिन्न होता है। मतलब प्रति व्यक्ति में विभिन्न प्रकार से विकास होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, जुड़वा भाई अथवा बहन भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विभिन्नता रखते हैं। विकास का 10वां सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या होता है समान प्रतिमान? सभी प्राणियों का विकास समान रूप से होता है। जैसे पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। दोस्तों, समान प्रतिमान का तात्पर्य ये है, विकास जो है गरीब बालक में और अमीर बालक में समान ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 2 बच्चे जन्म लेते हैं,
एक गरीब परिवार का है और एक अमीर परिवार का है। जब दोनों जन्म लेंगे तो दोनों घुटने के बल ही चलना सीखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गरीब का बच्चा घुटने के बल सीखेगा और अमीर का बच्चा अचानक पैदा होते ही चलने लगेगा। ऐसा नहीं होता। बस इसका तात्पर्य यही है कि विकास के जो प्रतिमान हैं समान होते हैं, सभी के लिए बराबर होते हैं। आइए दोस्तों, विकास के 11वें सिद्धांत पर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। दोस्तों, बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे भाषा विकास में बालक पहले सामान्य शब्द का प्रयोग करता है। जैसे सभी पक्षियों को, किसी भी पक्षी को देखता है तो वह उसको चिड़िया कहता है। लेकिन जब धीरे धीरे विकास आगे बढ़ता है तो बाद में उसका विशिष्ट क्रिया जब करता है तो उन सभी पक्षियों के, यदि कौवा होता है तो उसको कौवा कह के बुलाता है, चींटी होती है तो चींटी कह के बुलाता है। तो सभी के तत्त पक्षियों के नाम वह अलग अलग लेने लगता है। तो बस इसका तात्पर्य यही है, विकास जो होता है वह सामान्य होता है पहले, फिर विशिष्ट होता है। विकास का 12वां सिद्धांत है दोस्तों, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। इसका मतलब यह है, विकास जो होता है प्रारंभ की अवस्था में बहुत तीव्र गति से होता है और बाद में मंद हो जाता है। देखिए दोस्तों, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास तेज गति से होता है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा शैशवावस्था में वृद्धि व विकास तेज गति से होता है। तो शैशवावस्था में जो दोस्तों विकास होता है वह अत्यधिक तेज गति से होता है। आइए विकास का 13वां सिद्धांत देखते हैं, संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों, विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है और पुनः जब वह किशोरावस्था में आता है तब भी वह उसको क्या होता है, कल्पना जगत का वह विचरण करता रहता है। तो क्या हुआ दोस्तों, जो विकास है वह संचय और पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर, जो चीज़ उसने एक बार अर्जित कर ली उसकी पुनरावृत्ति करता रहता है। आइए 14वां सिद्धांत देखते हैं, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, किसी भी बालक के विकास को देख करके हम लोग उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। बस यही यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावी होता है। दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि जिस तरह की व्यक्ति या बच्चे की संस्कृति होती है उसी तरह का उसका विकास होता है। यदि किसी धर्म में अहिंसा करना सिखाया जाता है तो वह बालक अहिंसक होता है, और किसी धर्म में यदि बालक को आतंकवादियों वाली शिक्षा दी जाती है तो बालक उसी तरह के कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज देखा विकास के सिद्धांत क्या थे, सभी सिद्धांत हमने अध्ययन किए। आज की कक्षा को दोस्तों इतनी ही रखते हैं। यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।